बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 दैट इज़ अबाउट बैक्टीरियोफेजेस एंड HIV, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ठीक है, अब बेटा बैक्टीरियोफेजेस जो हैं हमारे पास ये क्या होते हैं? दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ वायरसेस। ठीक है, उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनकी होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है ये। ठीक है, जो कि एड्स कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अब ये भी उस लिहाज से फिर होस्ट स्पेसिफिक वायरस हुआ, तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये कैसे होता है या इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेजेस, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मैंने आपको कहा। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फेजेस मीन्स बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं ये, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। अब समटाइम्स जब ओवरऑल हम किसी टॉपिक के हवाले से डिस्कशन कर रहे होते हैं या कहीं पर ये अक्सर वर्ड आ जाता है बैक्टीरियोफेजेस, तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में कि इधर दे आर बैक्टीरिया और वायरसेस। तो आपने ये माइंड में क्लियर अपना कॉन्सेप्ट रखना है कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये वायरसेस हैं, दीज आर नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर अमोंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। अपने जब इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए या इनके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, द बेस्ट नोन फेजेस ऑफ इकोलाई आर टी फेजेस। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, तो उस पर वायरसेस अटैक करते होंगे, तो किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में आप बताएं। तो वो हमारे पास बेटा इकोलाई बैक्टीरिया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है ये, इसेर्शिया कोलाई इसको हम कहते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से पॉजिटिव रोल ज़्यादा होता है इसका। तो कहता है कि ये उस पर अटैक करने वाले जो वायरसेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको हम टी फेजेस कहते हैं। अब ये इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना। ठीक है, अब ये T4 फेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टी इवन फेजेस होती हैं, T3 T4 इस तरह से सो एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहते हैं जो T4 फेज है आपके पास, यानी ऐसा बैक्टीरियोफेज जो कि इकोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, यानी हेड रीजन एंड टेल रीजन। अब इसका जो हेड रीजन होता है ये एक एलोंगेटेड पायरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है, जिनकी कॉमन बेस होती है। अब इसका स्ट्रक्चर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको डायग्राम में नज़र आएगा। ठीक है, 6 साइडेड हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास, ये बना हुआ किस चीज़ का है? इट्स ऑब्वियस, ये तो हमने तय कर लिया था कि जितने भी तरह के वायरसेस होंगे उनका जो कोट होगा, आउटर कोट होगा, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। हाँ, जिस चीज़ का डिफरेंस हो सकता है वो उसमें सब यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वायरस के कितने कैप्सोमेयर्स का जो है ये कोई कैप्सिड बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो कोर होता है वो हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिसमें कोई DNA वायरस हो सकता है, कोई RNA वायरस होता है। तो आपने इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है कि बैक्टीरियोफेजेस आपके पास DNA वायरसेस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में इनका जो कोर रीजन होता है, सेंट्रल रीजन में इनका DNA मौजूद होता है। ठीक है, स्ट्रेट टेल जो है इज़ अटैच विद द हेड रीजन। ठीक है, और टेल जो है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इनर कोर एंड आउटर शीथ। ठीक है, यानी वो जो टेल होती है ना उसके भी दो हिस्से होते हैं, उसके बाहर की तरफ को शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, शीथ के नाम से ज़ाहिर हो रहा है ना, शीथ किसको कहते हैं? आउटर जो कवरिंग होती है। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। A neck attached with a sheath with head and end plate is present on the other side of the sheet. जाहिर सी बात है बेटा, हेड और टेल रीजन को जो अटैच करने वाला रीजन होगा ना उसका नेक रीजन कहलाएगा, वहाँ पे शीथ प्रेजेंट होगी। और टेल जो है वो जिस पॉइंट पे एंड हो रही होगी ना या राइज हो रहे होंगे जहाँ से, वहाँ पर एक बेस प्लेट होती है जहाँ पे टेल पिन्स होती हैं। 6 टेल फाइबर्स आर अटैच विद द एंड। ठीक है, एंड प्लेट के साथ जो है 6 फाइबर्स होंगे, जिसकी मदद से बैक्टीरियोफेज जो है ये ख़ुद को बैक्टीरियल वॉल के साथ अटैच करेगा। ठीक है, अब मज़ीद किसी कन्फ्यूजन से पहले हम लोग इसको बेटा इसकी डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीवियस स्लाइड में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। हेयर इज़ द डायग्राम। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बेटा इसका जो हेड रीजन होता है आपके पास, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड।
ठीक है, और आपके पास एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है। आप ऐसे समझें कि एक 3D स्ट्रक्चर है ना, ये अब घूमेगा ना, अगर इसकी बैक साइड भी घूम के सामने की तरफ को आएगी या इसकी जो साइड्स हैं तो हर साइड से हमें सेम नज़र आएगा। फिर उसके सेंट्रल जो रीजन है उसके अंदर आपको डीएनए नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका हेड रीजन है, ठीक है, ये साइड पे करके इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद जो है आपके पास इसका नेक रीजन आ जाता है, जो कि बेसिकली हेड और टेल रीजन को हम कहते हैं कि कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग पॉइंट है एक किस्म का। अब इसकी टेल की तरफ अगर आप आ जाए ना, साइड पे करके थोड़ा सा आपने देखना है जहाँ पे ये ब्रैकेट की फॉर्म में टेल मेंशन है, तो अब ये कहते हैं कि टेल के भी दो हिस्से हैं, मतलब आउटर इसकी शीट है जो टेल को कवर कर रही है, और अंदर की तरफ को इसकी क्या चीज़ है, उसका कोर मटेरियल है टेल का ना। अब बिल्कुल एंड पे आ जाएं इसके, वो कहता है इसके एंड पे ना 6 फाइबर्स जो हैं यहाँ से निकल रहे होते हैं, 3 एक साइड पर होते हैं, 3 एक साइड पे होते हैं। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है तो 5 नज़र आ रहे हैं, 6 होते हैं, और एंड प्लेट नज़र आ रही है आपको। इसके एंड पे ना बेटा टेल पिन्स होती हैं ना, मतलब पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है ना, बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर, तो इन जो एंड प्लेट होती है ना, इसके ऊपर कुछ टेल पिन्स होती हैं, उन टेल पिन्स की मदद से ये सुराख करता है उसकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है, और टेल फाइबर्स की मदद से उसके अंदर ये एंट्री गेन करता है ना, ठीक है। तो ये इसका हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये बेसिकली हेड और टेल रीजन की बात हो रही थी। उसके बाद बेटा वो कहता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इनको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज कैरियर्स, एज ए वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब बेटा वेक्टर के तौर पे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि यानी इसके जो कोर के अंदर डीएनए मौजूद है उसमें से आप कोई भी जीन निकाल लें, ठीक है, और वहाँ पर अपने इंटरेस्ट की जीन डाल दें। तो बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, मतलब 1000 तक जो है इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और एक बैक्टीरिया के अंदर वो फिक्स हो सकता है। मतलब अगर मैं बैक्टीरियोफेज के साइज़ की बात करूँ ना, तो ये बैक्टीरिया के साइज़ से 1000 गुना छोटा होता है, ठीक है, यानी 1/1000 टाइम्स स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो हज़ारों की तादाद में एक ही बैक्टीरिया के अंदर ये वायरसेस जो हैं ये अकोमोडेट हो सकते हैं। तो बेटा अगर इसके अंदर हमारी कोई डिज़ायर्ड जीन होगी इसके डीएनए के अंदर, तो इसका मतलब है हमारी हज़ारों का उसकी जो कॉपीज़ हैं जीन की वो बन सकती हैं यहाँ से, ठीक है। व्हेन वायरस इनकॉर्पोरेट्स इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ जाएगी बैक्टीरिया के डीएनए में, और इस तरह से इवन के बैक्टीरियल डीएनए भी जब अपनी कॉपीज़ बनाएगा तो क्या होगा, उसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर हम फॉरेन जीन डालते हैं, मतलब इन्हीं वायरसेस के ज़रिए, हम वायरस बाहर से जा रहा होगा ना, तो वायरस के डीएनए के अंदर अगर हम डाल देंगे ना अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अंदर जाके बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, वही वाला जो डीएनए है। तो ऑब्वियसली हमारी जीन भी उसका हिस्सा बन जाएगी। तो जब डीएनए कॉपी होगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा अपनी, तो हमारी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ में कॉपी होगी ना। तो बैक्टीरिया तो आपको पता है बहुत तेज़ी से कॉपीज़ बनाता है अपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि बेनिफिट हो जाएगा, हम मल्टीपल कॉपीज़ कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया आपके पास ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया बेटा क्या होते हैं आपके पास, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन जीन होती है, बाहर की जीन होती है, ठीक है। ट्रांसजीनिक सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं बनाते हम, ट्रांसजीनिक एनिमल्स भी होते हैं, ट्रांसजीनिक प्लांट्स भी होते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप ट्रांसजीनिक एनिमल को डिफाइन करें, तो आपने कहना है एनिमल हैविंग फॉरेन जीन, ठीक है, ऐसा एनिमल जिसके अंदर बाहर की जीन मौजूद है। अगर आपसे कोई कहे ट्रांसजेनिक प्लांट को डिफाइन करें, तो आपने कहना है कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन जीन, ठीक है, बैक्टीरिया हैविंग फॉरेन जीन। तो ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं ना सारी, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरऑल टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ ही इसको ज़रा आपने देख लेना है। और बेटा जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर, तो आपको इसकी डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो इसका जो है वो आपने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी कर लेनी है, जो मैंने आपको टेल फाइबर्स के हवाले से बताया था कि दीज आर 6 इन नंबर, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। HIV क्या होता है, दैट इज़ द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये, ठीक है। HIV virus belongs to the one of the another most important class of viruses, retroviruses, ठीक है। इनकी ये स्पेशलिटी होती है कि दीज आर RNA वायरसेस, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस क्या थे बेटा, वो DNA वायरसेस थे और दूसरा उनका होस्ट बैक्टीरिया होते थे। लेकिन रेट्रोवायरसेस जो हैं इनका होस्ट ह्यूमन होता है, और ये आपके पास एनिमल वायरसेस के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एनिमल मतलब कि ह्यूमन के अलावा भी फिर इनके होस्ट जो हैं वो होंगे, तो उसको हम देखेंगे भी सही यहाँ पर कि ये किस किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि ये वहाँ पे रहते होंगे।
स्पेशलिटी इनकी ये होती है कि इनके कोर के अंदर आरएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन ऑब्वियसली इनकी कैप्सिडी होती है, क्योंकि प्रोटीन हमने कहा था सेम बनेगी। इनकी जो एक और स्पेशलिटी होती है ना, इनका बेटे एनवेलप होता है, ठीक है। दीज आर एनवेलप्ड वायरसेस। इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं या ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक तरह की हम कहते हैं कि एंटिटीज़ हो सकती हैं। ऑर्गेनिज्म तो हम इनको नहीं कह सकते, मतलब कि इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्टेबल हैं, क्योंकि इनके एक एक्स्ट्रा ऊपर लेयर लगी हुई है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। और एनवेलप के ऊपर इनकी स्पाइक्स मौजूद होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। और स्पाइक्स बेटा इसमें सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्कर होते हैं, तो ये इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्कर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं जो इसके स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। बेटा इस वायरस की अगर हम शेप की बात करें, जैसे उसकी हमने मॉर्फोलॉजी को देखा था, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेट्रोवायरसेस की मॉर्फोलॉजी बताएं। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि उसकी शेप कैसी है, नज़र कैसा आता है, मॉर्फ, ठीक है। स्फेरिकल फॉर्म का होता है, 100 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो इसका होता है ना बेटे, वो इसके अंदर मौजूद एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा जहाँ पे हम वायरसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि ये आपके पास ऐसे वायरसेस हैं जो अपने कोर रीजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम रखते हैं जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है बेटा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी फिर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी आरएनए से डीएनए का बनना। तो ये कौन से वायरसेस हैं बेटा? ये आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। तो किसी भी होस्ट के डीएनए का हिस्सा अगर इन्होंने बनना है तो जाहिर सी बात है फिर जैसे ही ये होस्ट के अंदर एंट्री गेन करेंगे तो इनको अपने आरएनए को डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, तभी इनका डीएनए जाके होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में, हमारे सेल में तो डीएनए होता है ना, आरएनए तो नहीं होता, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ज़रिए से वायरस जो है ये अपना जो आरएनए है उसको कन्वर्ट करता है इनटू डीएनए, और देन जो है ये होस्ट के अंदर अपनी जो जितनी भी तरह की उसकी होता है रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए, या जो भी इसका पर्पज़ होता है वो पूरा होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम की मदद से जो है ये कन्वर्जन की जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या स्पेशलिटी क्या है रेट्रोवायरसेस की? तो स्पेशलिटीज़ बेटा इसकी दो हैं, एक तो ये आरएनए वायरसेस हैं और दूसरी स्पेशलिटी इसकी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम अपने अंदर रखते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देते हैं, ठीक है। अब बेटा बात आ जाती है इसकी अकरेंस की ना, कि कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो HIV है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन अफ्रीका, ठीक है, अमॉन्ग द वाइल्ड चिम्स, जो कि आपके पास आपको पता है कि ह्यूमन से ऑर्डर जो है उनका सेम हो जाता है, ठीक है, कि अफ्रीका के जंगलों में। एविडेंस सजेस्टेड दैट द फॉर्म ऑफ दिस वायरस एंटर्ड इन द ह्यूमन स्पीशीज़, ठीक है, वहाँ से जो है ये ह्यूमन्स के अंदर आया है। और मंकी को जैसे जो है उसकी बाइट से या फिर उसके मीट को खाने से, ठीक है, या ब्रेन वगैरह से किसी भी तरीके से ये ट्रांसमिट हो जाता है। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये मंकी के ऊपर या पिग के ऊपर जो है ये कॉन्स्टेंटली मौजूद रहता है और बहुत ज़्यादा तादाद में होता है ना HIV, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि HIV डिजीज़ कॉजिंग है ना, मतलब एड्स कॉज करता है। तो अब चीज़ ये आ जाती है कि क्या ये मंकी के अंदर भी कॉज करता होगा? तो मंकी में मौजूद होता है लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करता, डिजीज़ कॉज ये ह्यूमंस के अंदर करता है, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ की वजह से कॉज हो रही है वो बेटा एड्स है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये आपसे डिस्कस हुआ है, पीछे मैंने स्पाइक्स का जिक्र किया था, तो ये अपना आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये जो एनवेलप के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये जो जैसे कॉमन पिन होती है ना, या हम कहें कि हिजाब पिन्स होती हैं, उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, नॉब लाइक इसका हेड रीजन है, ठीक है। तो ये आपके पास स्पाइक्स होती हैं जो कि सरफेस मार्कर के तौर पे यूज़ होती हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे आपने हमें बताया कि जो बैक्टीरियोफेज था ये तो डिजीज़ कॉज कर रहा था बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये HIV आप बताइए कि क्या कर रहा है? HIV एड्स कॉज कर रहा है बेटा। एड्स जो है आपके पास किस चीज़ की एब्रीवेशन है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम जो है आपके पास आपने जहन में रखना है कि ये मुख्तलिफ डिजीज़ जब इकट्ठी हो जाती हैं ना तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिंड्रोम, ठीक है। सो बेटा हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजीज़ एंड सिंड्रोम? डिजीज़ कोई एक बीमारी होती है ना, ठीक है, और जब मुख्तलिफ बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं किसी भी पर्सन के अंदर तो उसको हम डिजीज़ नहीं बल्कि क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस।
तो अब वो कहता है ये HIV की वजह से ना आप एक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो एड्स आप कहें इट सेल्फ ये किसी डिज़ीज़ का नाम नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को आप नाम दे रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब वो कहते हैं HIV करता क्या है आपके अंदर जाके, वो कहता है जैसे ही ये ह्यूमन के अंदर एंट्री गेन करता है HIV वायरस, तो ये क्या करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कोई भी बाहर से चीज़ आएगी तो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने वाला सिस्टम होता है वो क्या करता है बेटा, इनको एंटीजेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करके फौरी तौर पे ख़त्म कर देता है, या फिर करवा देता है ख़त्म, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ये जो वायरस है ये जैसे ही अंदर दाखिल होता है ये और जो इंडिविजुअल है उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है। मतलब कि जो इम्यून सिस्टम में काम करने वाले सेल्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम में काम करने वाले सेल्स होते हैं, उनको ये ख़त्म कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, उसके ऊपर ये अटैक करता है। तो उसके नतीजे में कोई भी चीज़ जो है जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम तो वीक हो चुका है ना, तो कोई भी दूसरा बैक्टीरिया, कोई भी दूसरा वायरस जो कि डिज़ीज़ कॉजिंग है वो हमारे अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, वो ईज़िली डिज़ीज़ कॉज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर कोई डिफेंस सिस्टम तो होगा नहीं। तो बेटा जिन ऑर्गेनिजम्स, जिन इंडिविजुअल्स का जो इम्यून सिस्टम है ये वीक होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो है ये इस तरह की चीज़ जो है वो अटैक करती है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल का आप ऐसे समझिए कि इम्यून सिस्टम ये वीक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके डिज़ीज़ की अक्रेंस के हवाले से बात की जाए, काज के हवाले से बात की जाए, तो काजेज़ इसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और बेटा अगर ईस्टर्न कंट्रीज़ में अपने उसमें बात करें तो हमारे यहाँ की ये इतनी कॉमन डिज़ीज़ नहीं होती, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है ये ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि ड्यू टू देयर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़, ठीक है, उसकी वजह से उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जो है इसका कॉजल एजेंट जो है पहले डिफरेंट समझे जाते थे, ठीक है, उसके बाद जो है ये फिर वायरस को करार दे दिया गया इन 1984। 1986 के अंदर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का नाम दे दिया गया प्रॉपर। उससे कहा गया कि होस्ट स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा ये पिग के ऊपर मौजूद हो सकता है, मंकी में हो सकता है, चिंपैंजी में हो सकता है, ठीक है, इस तरह से आपके पास बैट्स में हो सकता है, ह्यूमंस में हो सकता है, लेकिन इन सब के अंदर जो इंडिविजुअल को ये जिस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा वो सिर्फ ह्यूमन है। इसका मतलब है कि होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, ठीक है। इट कैन मल्टीप्लाई इन मंकीज़ बट डू नॉट काज एड्स इन दैम, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास दो तरह के वायरसेस की क्लासिफिकेशन की डिटेल थी जिसमें हमने डिस्कस किया HIV वायरस और बैक्टीरियोफेजिस को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।